लिया, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की। अब हम बेटा चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 जो है वो इसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा लेंथी है। चैप्टर 3 इजी है, सिंपल है, इसलिए पहले इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 जो है इट इज़ एंजाइम्स विच आर कॉल्ड एज बायोकैटालिस्ट्स। एंजाइम्स क्या हैं, इन्हें बायोकैटालिस्ट क्यों कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका वेटेज देखें कि बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से एक MCQ और 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के, यानी कि टोटल 7 मार्क्स का पेपर इंक्लूड है। इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है। ये छोटा सा 3-4 लेक्चर्स का चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। MD कैट में इस चैप्टर से कम 2 MCQ नहीं तो 1 MCQ लाजमी MD कैट में इंक्लूड किया जाता है इस चैप्टर में से। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, एंजाइम्स की टाइप्स कौन सी हैं, एंजाइम्स से रिलेटेड टर्म्स कौन सी हैं, एंजाइम्स की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं, एंजाइम्स पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और एंजाइम्स को स्टॉप करने वाले मॉलिक्यूल्स यानी कि इनहिबिटर्स, इनहिबिट करने वाले मॉलिक्यूल्स क्या है। ये इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं बेटा, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। एंजाइम्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। एंजाइम्स के बारे में बेटा कहा जाता है कि दीज आर बायोकैटालिस्ट्स। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट असल में केमिस्ट्री की टर्म है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने वाले, लेकिन उसमें अपने आप को इस्तेमाल ना करने वाले, जो उसमें हिस्सा ना लें, जो अपने आप को उसमें इस्तेमाल ना करें, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करें, रिएक्शन को तेज़ करें, उन केमिकल्स को हम कैटालिस्ट कहते हैं। ये हैं बायोकैटालिस्ट, जो लिविंग थिंग्स के रिएक्शन को फास्ट करते हैं, जो लिविंग थिंग्स के रिएक्शन को तेज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स की बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसे हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, वो सारे के सारे रिएक्शंस एंजाइम्स की वजह से कैरी ऑन होते हैं और फास्ट होते हैं। एंजाइम्स बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन्स हैं, नेचर में ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये बायोलॉजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, ये रिएक्शंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत फास्ट रोल प्ले करते हैं। एंजाइम अपने अपने रिएक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन में हिस्सा लेता है। हर एंजाइम हर रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, और हर रिएक्शन हर एंजाइम के जरिए कैटालाइज नहीं हो सकता, प्रोसीड नहीं हो सकता। अगर एंजाइम्स का रोल लाइफ में ना हो तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के रिएक्शन इतने स्लो हो जाएं कि लाइफ पॉसिबल ना रहे। मिलियंस टाइम हमारे रिएक्शन विदाउट एंजाइम स्लो हो जाएं और लाइफ की पॉसिबिलिटी, लाइफ की सस्टेनेबिलिटी, लाइफ का कैरी ऑन होना ख़त्म हो जाए। एंजाइम्स बने कैसे हैं, एंजाइम्स की कंपोजिशन क्या है, एंजाइम्स की मेकिंग क्या है, ये हम बेटा डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स नेचर में प्रोटीन्स के बने हुए हैं। सारे के सारे एंजाइम्स मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स जिन यूनिट्स से बनी होती हैं उन यूनिट्स का नाम अमाइनो एसिड्स है। लिहाजा अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन्स की ग्लोबुलर यानी कि राउंड स्ट्रक्चर बनती है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर 2 तरह की होती हैं, एक फाइबर्स की फॉर्म में, एक ग्लोब्स की फॉर्म में। तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, राउंड फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में, ग्लोबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स की बॉडी पर एक छोटी सी जगह होती है जिसे एक्टिव साइट, एक्टिव मीन काम करने वाली, साइट मीन जगह। एंजाइम्स की बॉडी पर एक छोटा सा पोर्शन जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो इस काबिल होता है कि वो रिएक्शन को प्रोसीड कर सके, जो इस काबिल होता है जो कैटालिस्ट का रोल प्ले कर सके, जो इस काबिल होती है जगह जो कि रिएक्शन को फास्ट करने में रोल प्ले करे, वो एक छोटी सी जगह होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। पूरा एंजाइम रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। एक्टिव साइट कुछ अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, तो फिर एंजाइम की बॉडी पर बाकी अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं। एंजाइम अगर बने हुए हैं 100 अमाइनो एसिड्स के, उसमें से 10 अमाइनो एसिड्स की एक्टिव साइट है, तो बाकी 90 अमाइनो एसिड्स का रोल ये है कि वो एंजाइम की शेप को, एंजाइम की स्ट्रक्चर को और एंजाइम्स की ग्लोबुलर फॉर्मेशन को मेंटेन रखते हैं, ताकि एंजाइम्स की सिमेट्री, एंजाइम की खूबसूरती, एंजाइम की मेंटेनेंस, एंजाइम की शेप बरकरार रहे, मेंटेन रहे, और कुछ अमाइनो एसिड्स एक्टिव साइट की फॉर्मेशन कर देते हैं। एंजाइम्स के साथ कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एंजाइम के साथ बेटा कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हैं जो एंजाइम को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं।
कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं, वैसे तो एंजाइम सारी प्रोटीन्स के बने हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोटीन्स के बने हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनको अपनी फॉर्मेशन में नॉन प्रोटीन पार्ट्स की भी ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे पार्ट्स की ज़रूरत होती है जो प्रोटीन्स नहीं होते। तो एक ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम्स के लिए नेसेसरी है, जो एंजाइम की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। को कहते हैं साथ देने वाले को, फैक्टर कहते हैं किसी अटैचमेंट की प्रोसेस को जो कि एंजाइम की हेल्प करता है। इस कोफैक्टर का रोल क्या है? ये एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग में रोल प्ले करता है। ये एक ब्रिज है, ये एक पुल का किरदार अदा करता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान। सबस्ट्रेट क्या है? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जो चीज़ रिएक्शन करती है वो रिएक्टेंट होती है और जो उसके रिजल्ट के तौर पर बनती है वो प्रोडक्ट होती है। तो बायोलॉजी में जो रिएक्टेंट है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है, यानी जिसने रिएक्शन करना है, जिसको एंजाइम ने पार लगाना है, जिसको एंजाइम ने हेल्प करना है, वो सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट को एंजाइम तक लाने के लिए कोफैक्टर एक पुल का काम करता है एंजाइम के साथ, जो नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है। ये कोफैक्टर को एंजाइम के साथ अटैच होने में हेल्प करता है, सिर्फ लाता नहीं है, अटैच भी करवाता है। ये कैटालाइसिस का प्रोसेस डायरेक्टली परफॉर्म करता है, यानी कि एंजाइम ने जो रिएक्शन को फास्ट करने का प्रोसेस करना है, एंजाइम ने जो रिएक्शन को तेज़ करने का, उसको प्रोडक्ट्स तक लेके जाने का प्रोसेस करना है, ये कोफैक्टर उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और डायरेक्टली उसमें शामिल हो जाता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड को लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। वो नेसेसरी केमिकल एनर्जी जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये उस एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड को लो कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो सके। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसके फंक्शन भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो रिएक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा। रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा अगर कोफैक्टर ये सारे रोल्स या केमिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो एंजाइम जो हैं वो अपना रोल परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहेंगे। कोफैक्टर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिसमें मेटल्स बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये सारी की सारी मेटल्स जो हैं ये कोफैक्टर्स के तौर पर एंजाइम की हेल्प आउट करती हैं। कोफैक्टर्स की बेटा 3 टाइप्स होती हैं। कोफैक्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है एक्टिवेटर, डिटैचेबल कोफैक्टर। एक ऐसा कोफैक्टर जो कि रिएक्शन परफॉर्म करे और अपने आप को डिटैच कर ले, अपने आप को सेपरेट कर ले। इसके नाम से जाहिर है कि एक्टिवेटर है, सिर्फ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक्टिवेट करता है और अपने आप को डिटैच कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। दूसरा है बेटा प्रोस्टैटिक ग्रुप, जो अपने आप को कोवैलेंटली मजबूती के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बना लेता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है, वो प्रोस्टैटिक ग्रुप है जो इतनी जल्दी सेपरेट नहीं होता। और थर्ड है कोएंजाइम, जो सेपरेट तो नहीं होता लेकिन लूजली अटैच होता है, वो बहुत लूज बॉन्ड बनाता है। एक्टिवेटर और कोएंजाइम में बड़ा क्लियर सा डिफरेंस है कि एक्टिवेटर अटैच नहीं रहता, डिटैच हो जाता है, लेकिन कोएंजाइम अटैच रहता है लेकिन लूज बॉन्ड के साथ अटैच रहता है, अपनी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। नेक्स्ट बेटा हम इस कोफैक्टर का जो रोल है इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि एक कोफैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। वो एक्टिवेटर की फॉर्म में हो, वो कोएंजाइम की फॉर्म में हो, वो प्रोस्टैटिक ग्रुप की फॉर्म में हो, किस तरह से रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैच नहीं हो सकती क्योंकि ये वाली स्पेस खाली रह जाएगी। आप देखिए कि सबस्ट्रेट अगर यहाँ पे अटैच होती है तो इस जगह पे क्या आएगा, सबस्ट्रेट की फिटिंग नहीं हो सकेगी, सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकेगी। लिहाजा एक नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर की फॉर्म में आया और उसने सबस्ट्रेट को फिट होने के लिए सहारा दिया। जब सहारा दिया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन पॉसिबल हुआ, जो सबस्ट्रेट थी वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गई, एंजाइम और कोफैक्टर पैदा हो गए। एंजाइम और कोफैक्टर रीयूज हो सकते हैं, रीयूजेबल हैं, दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, उनका कुछ भी हिस्सा वेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ रिएक्शन को फास्ट किया, सबस्ट्रेट को अटैच किया और अपने आप को सेपरेट कर लिया। एंजाइम और कोफैक्टर यूज नहीं होते, वो रीयूज हो सकते हैं, बार बार अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को प्रोडक्ट्स बनाने में कुछ भी हिस्सा नहीं डालते, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। कोएंजाइम्स की बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स विटामिन्स भी हैं। विटामिन्स कोएंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं और कोएंजाइम्स की फॉर्मेशन के लिए ये रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल्स वो होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कपड़े का रॉ मटेरियल कॉटन है,
तो कोफैक्टर्स या कोएंजाइम को बनाने के रॉ मटेरियल्स में एक चीज़ विटामिन्स भी है, क्योंकि विटामिन्स की हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। ज़रूरत जरूर होती है लेकिन थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। फैट सोल्युबल विटामिन्स की, वाटर सोल्युबल विटामिन्स की थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। लिहाजा जिस तरह एंजाइम और कोएंजाइम को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह हम विटामिन्स को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कोफैक्टर को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम कोएंजाइम को भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, हम विटामिन्स को भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा स्मॉल क्वांटिटी की वजह से और अगेन एंड अगेन यूज़ होने की प्रॉपर्टी की वजह से विटामिन्स को कोफैक्टर और कोएंजाइम के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा, एंजाइम्स की टाइप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफैक्टर के लिहाज से एंजाइम्स को बेटा दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिहाज से एंजाइम्स की दो टाइप्स हैं, एक है एपो एंजाइम और एक है होलो एंजाइम। ये दो टाइप्स हैं एंजाइम्स की। एपो एंजाइम वो है कि एक ऐसा एंजाइम जिसको अपनी फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर या कोएंजाइम चाहिए लेकिन वो एब्सेंट है, वो उसको मिला नहीं है। तो जब तक वो कोफैक्टर या कोएंजाइम नहीं आएगा तब तक वो एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। तो उस अनएक्टिवेटेड एंजाइम को हम एपो एंजाइम कहते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर तो किसी एंजाइम को कोफैक्टर या कोएंजाइम नहीं चाहिए तो वो तो होगा सिंपल एंजाइम, क्योंकि उसको तो कोई कोफैक्टर या कोई कोएंजाइम चाहिए ही नहीं, वो तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा बगैर किसी सहारे के। लेकिन अगर किसी एंजाइम को फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर या कोएंजाइम चाहिए लेकिन वो एब्सेंट है, वो अभी तक मिला नहीं है, तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो सकेगा, वो अनएक्टिवेटेड रहेगा। तो कोफैक्टर के एब्सेंट होने की वजह से अनएक्टिवेटेड एंजाइम को हम एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा होलो एंजाइम। अब जिस एंजाइम को कोफैक्टर या कोएंजाइम चाहिए और वो उसको मिल जाए तो वो एंजाइम हो जाएगा एक्टिवेटेड, तो उसे हम कहेंगे होलो एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम जिसको अपनी फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर चाहिए और वो उसको मिल जाए तो वो एंजाइम अब एक्टिवेटेड एंजाइम हो जाएगा, उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी, वो काम करना शुरू कर देगा। तो उस एक्टिवेटेड एंजाइम को जिसके साथ कोफैक्टर अटैच है हम उसको होलो एंजाइम का नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटा, लास्ट के शॉर्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की बॉडी में लोकेशन क्या है, एंजाइम की सेल में लोकेशन क्या है, एंजाइम सेल में या बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। सेल के अंदर बेटा लोकेशन के लिहाज से एंजाइम्स की दो टाइप्स हैं, फ्री एंजाइम्स एंड फिक्स्ड एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो सेल के अंदर फ्री होते हैं और कुछ एंजाइम्स सेल के अंदर फिक्स्ड होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिसॉल्व हैं, साइटोसोल में फ्रीली मूव करते फिर रहे हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, वो फ्रीली हैं, बाउंडेड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स के साथ अटैच होते हैं, जहाँ पर उन्होंने काम करना होता है वहीं पे बनते हैं, वहीं पे यूज़ होते हैं, वहीं पे लाइफ स्प्रेड करते हैं, वहीं पे डेड होते हैं, वहीं पे नए बनते हैं और अपनी अपनी स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स के साथ जुड़े रहते हैं। जैसा कि जिन एंजाइम्स ने फोटोसिंथेसिस करनी है वो प्लास्टिड्स के पास होंगे, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के पास होंगे। जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है वो राइबोसोम्स के पास होंगे। जिन्होंने सेलुलर एस्पिरेशन करनी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होंगे। जिन्होंने सेक्रेशंस इन्वॉल्व करनी है वो गोल्गी ऑपरेटर्स के पास होंगे। इसी तरह डिफरेंट एंजाइम्स अपनी अपनी स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स के साथ जुड़े होते हैं, वहीं पर बनते हैं, वहीं पर रोल प्ले करते हैं, वहीं पर लाइफ स्प्रेड करते हैं। लेकिन ज़्यादातर एंजाइम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं और साइटोसोल यानी लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल की वजह से इधर उधर जा सकते हैं।